हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं HCS प्रीलिम्स PYQ निचोड़ सीरीज़ इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपके चाहे UPSC हो या स्टेट PCS हो, उसमें ज़रूर से ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये PYQ से उठाई गई इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स और फैक्ट हैं। 50 to 60% क्वेश्चन जो हम यहाँ कर रहे हैं, जो PYQ हम यहाँ कर रहे हैं, वहीं से आएंगे, क्योंकि हर बार आते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर कहीं भी HCS प्रीलिम्स के सब्जेक्ट वाइज PYQ नहीं करवाए गए हैं। ठीक है, मैंने तो नहीं देखी है कि सब्जेक्ट वाइज PYQ करवाए गए हों, ईयर वाइज करवाए गए हों। ठीक है, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जिस टॉपिक से हम जो फैक्ट बार बार भूल जाते हैं ना, वो इस वीडियो में प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपका वो टॉपिक विद PYQ तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर आप डेली पॉलिटी के 5 to 6 टॉपिक आप अपनी तरफ से करेंगे, रिवाइज करेंगे और साथ में ये वीडियो देख लेंगे, तो आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। आपका इफ़ेक्टिवली वो सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने टॉपिक भी पढ़ लिया है और आपने PYQ भी उस सब पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लगा लिए हैं मेरे साथ। ठीक है, और वो PYQ आपने लगाए हैं जो कि आप बार बार रोंग कर रहे थे। ठीक है, तो आपको वो उसकी एक आपको समझ लीजिए यहाँ पे लिस्ट ही मिल रही है ना, कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए, जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जो फैक्ट आपका गलत हो रहा है। ठीक है, तो चलो आज हम करेंगे पॉलिटी PYQ 2023। कल हमने 2024 के PYQ करे थे पॉलिटी के, और आज हम 2023 के PYQ करेंगे। ठीक है, हम पिछले 5 साल के या 7 साल के जितने भी हो सके हम वो करेंगे, और हम धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट्स के करेंगे। ठीक है, तो चलो जो पहली स्टेटमेंट है वो है विधेयक के निरसन के बारे में, कि कौन कौन से विधेयक निरसन हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि राज्य के विधानमंडल में लंबित कोई विधेयक सदन या सदनों के सत्रावसान के कारण निरस्त हो जाएगा। क्या ये सही है कि अगर कोई विधेयक सदन या सदन के सत्रावसान के कारण निरस्त हो गया? ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। ये गलत है, क्योंकि सत्रावसान के कारण तो नहीं होगा, ये सदन के विघटन के कारण निरस्त हो जाएगा। ठीक है, सत्रावसान में और विघटन में अंतर होता है। सत्रावसान होता है कि वो सत्र की समाप्ति हो रही है, न कि हमारी लोकसभा या विधानसभा भंग हो रही है। ठीक है, तो विघटन के कारण कोई विधेयक निरस्त होगा, समाप्त होगा, सत्रावसान के कारण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है किसी राज्य की विधानसभा में लंबित विधेयक या विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक जो विधान परिषद में लंबित है, विधानसभा के विघटन पर निरस्त नहीं होगा। यहाँ पे इसने बताया है कि निरस्त नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि विघटन हुआ है, यहाँ पे सत्रावसान नहीं हुआ है। ठीक है, अगर विधानसभा ही विघटित हो गई है तो हमारे बहुत से विधेयक निरस्त होंगे ही होंगे। ठीक है, बहुत से, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो नहीं होंगे, वो हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये जो विधेयक के निरसन के बारे में क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार रिपीट होता है, बहुत बार रिपीट होता है। हमने तो यहाँ 2 स्टेटमेंट्स ही लिए ना PYQ से। ठीक है, लेकिन आपने अपने नोट्स में बहुत सारे पॉइंट्स लिखे होंगे कि और कौन कौन से विधेयक निरस्त होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, तो आप अच्छे से पढ़ना। मैंने तो ये PYQ की स्टेटमेंट उठाई है, जो कि HCS प्रीलिम्स में 2023 में आई थी। ठीक है, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन के कारण इसे रोंग भी करके आए थे, लेकिन हम इसे बार बार पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे लास्ट तक कि कौन कौन से निरस्त होंगे और कौन कौन से नहीं होंगे। नेक्स्ट है बालाजी राघवन बनाम इंडियन फेडरेशन। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री उपाधियां हैं, लेकिन ये पुरस्कार समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं? नहीं जी, अगर ये उल्लंघन करते होते ना तो हम पद्म विभूषण, पद्म भूषण और ये पद्मश्री उपाधियां हम देते ही नहीं।
ठीक है, तो ये पुरस्कार व्यक्तिगत उपलब्धियों की मान्यता में प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ये कोई उपाधियां नहीं है। ठीक है, ये बस हौसला अफजाई के लिए दिए जाते हैं कि आपने अच्छा काम किया है समाज में, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद को संपूर्ण संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। क्या कर सकते हैं हमारी संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन? नहीं जी, मुझे नहीं लगता। और हमारी संसद संपूर्ण संविधान में संशोधन कर भी नहीं सकती है, क्योंकि जो केशवानंद भारती केस था ना 1973 का, हमारे उच्चतम न्यायालय ने क्या बताया था कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल ढांचे में ही परिवर्तन कर दे। ठीक है, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं होगा, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं होगा जो हमारे संविधान के मूल ढांचे को ही बदल दे। और ये मूल ढांचे क्या बताए थे? संविधान की सर्वोच्चता, भारत की एकता, ठीक है, संप्रभुता, संविधान का संघीय स्वरूप, धर्मनिरपेक्षता स्वरूप, शक्ति पृथक्करण। ठीक है, ये हमारे मूल ढांचे हैं संविधान के, जो कि संविधान में तो नहीं बताए गए हैं लेकिन उच्चतम न्यायालय ने बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट था क्वेश्चन हमारे घटनाक्रम से कि इनमें से कौन सा पहले हुआ था। ठीक है, कौन सा पहले घटित हुआ था? तो ये मैंने लगा दिए हैं घटनाक्रम में सुविधा के लिए। ठीक है, तो जो पहला है वो है नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, वो इन चारों में सबसे पहले हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, नेक्स्ट था संविधान सभा में अंबेडकर का पहला भाषण। ये एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता है कि अंबेडकर का पहला भाषण कब हुआ था, लेकिन जो उन्होंने ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक है, जो प्रभावशाली भाषण दिया था, वो 25 नवंबर 1949 को दिया था। ठीक है, लेकिन वो तीसरे से बिल्कुल पहले था। अंबेडकर का पहला भाषण 25 नवंबर 1949 को तो नहीं था, इससे तो बहुत ही पहले था। ठीक है, बस आपको कहीं इसकी एग्जैक्ट डेट मिले तो मुझे भी बताना। ठीक है, लेकिन जो ये हमारे ये चार जो ऑप्शन दिए थे, है ना, उनमें से ये सेकंड नंबर पे था, मुझे इतना पता है। ठीक है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज़ मुझे बताना। नेक्स्ट है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। ये भी बहुत बार आता, बहुत बार मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं, वही स्टेटमेंट्स, वही फैक्ट्स जो बार बार आ रही हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता को मंजूरी दी गई कब? मई 1949 को। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये फिर से रिपीट होने के चांसेस हैं। ठीक है, HCS में नहीं होंगे तो UPSC में हो जाएंगे, और बाकी किसी और स्टेट एग्ज़ाम में हो जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान औपचारिक रूप से अपनाया गया था, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम विधि दिवस मनाते हैं ना 26 नवंबर को, वो इसीलिए मनाते हैं। फिर हमारे अनुच्छेद, हमारी पॉलिटी में पूछे ही बहुत अनुच्छेद जाते हैं। ठीक है, घटनाक्रम पूछे जाते हैं कि घटनाक्रम में लगाओ कौन सा पहले हुआ, स्टेटमेंट्स दी जाती हैं। ठीक है, अनुच्छेद 265, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 262। ठीक है, जो बार बार रिपीट होता है वो है अनुच्छेद 263, लेकिन ये बाकी दो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 265 है, जिन राज्यों में कर नहीं लगाए जाने हैं उन्हें कानून के अधिकार द्वारा सुरक्षित रखा गया है। मतलब जब तक संसद या राज्य विधानमंडल कानून नहीं बना देता कर लेने से संबंधित, तो वो कर नहीं वसूला जाएगा। कर तभी वसूला जाएगा जब उससे संबंधित कानून पारित हो गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 265। अनुच्छेद 263 हमने कल भी पढ़ा था
ये अनुच्छेद 263 2024 में भी आया है एचसीएस प्रीलिम्स के, और देखो ये 2023 में भी आया है। ठीक है, ये है अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित प्रावधान। ठीक है, जो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं ना, और सरकारी आयोग की सिफारिश पे। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन ना हमें पिछले PYQs में मिल जाएंगे 2022 या 2021 के, वो हम आगे देखेंगे। तो आप इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि देखो ये टॉपिक, ये फैक्ट, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और मल्टीपल एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। पॉलिटी बहुत मार्क्स गेन करने का सब्जेक्ट है, और बहुत ही इजीली, कोई झंझट नहीं है इस पॉलिटी में। बस अपना टॉपिक और PYQ अच्छे से करके जाओ। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी और नदी घाटी के जल से संबंधित विवादों के निपटारे के बारे में। तो याद रखना ये सभी इंपॉर्टेंट है, तीनों अनुच्छेद। नेक्स्ट, संविधान की महत्वपूर्ण समितियां, है ना, जिसने पहले 4-5 बार PYQ किए हैं, चाहे UPSC के चाहे किसी और स्टेट के, तो उसे तो अब तक समझ में आ गया होगा कि ये तो बार बार रिपीट होते हैं। ये तो मैंने RAS में भी देख लिए होंगे, BPSC में भी देख लिए होंगे, UPSC में तो हैं ही, और HCS में भी हैं। ठीक है, लेकिन जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये पता चल जाएगा। एक बार वो खुद से भी PYQ जाके देखें और फिर इस वीडियो में देखें। आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, स्टेटमेंट्स की लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। आप एग्ज़ाम से 10 दिन पहले भी इसकी भरपूर रिवीजन कर सकते हैं और बहुत फ़ायदा मिलेगा। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियाँ, तो पहली है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति। इसके प्रमुख हमने बनाए थे वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, दूसरी है राष्ट्रीय ध्वज और समिति प्रमुख, ये हमने बनाया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अल्पसंख्यक समिति, इसके प्रमुख थे HC मुखर्जी। भाषा समिति, इसके प्रमुख थे मोतूरी सत्यनारायण। ठीक है, आपको बाकी जो संविधान समितियां थी, आपको अब उनके भी पढ़ने हैं। ये तो एग्जाम में आए थे, लेकिन आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्या है, जो भी हमारे संविधान की महत्वपूर्ण समितियां थी, उनके प्रमुख को आपको याद करना, ये आपकी जिम्मेवारी है ना। सब कुछ हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ मैं बताती जा रही हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है। समितियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान सभा की। तो यहाँ पे तो 4 की बताई हैं, लेकिन वहाँ पे 7-8 हैं, वो आप याद कर लेना। नेक्स्ट है EVM का सर्वप्रथम प्रायोगिक तौर पर प्रयोग केरल के त्रिशूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था। नहीं, ये गलत है। इसका प्रयोग 1982 में केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था, उपचुनाव में। ठीक है, नेक्स्ट, VVPAT का पहली बार उपयोग अरुणाचल प्रदेश के खोसा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। नहीं, ये 2013 में नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में किया गया था। ठीक है, EVM का सबसे पहले प्रयोग केरल के उत्तर परवूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया था 1982 में, और VVPAT का नागालैंड के नोक्सेन विधान क्षेत्र में किया गया था। है ना, ये फैक्ट सबको याद नहीं होते, लेकिन अब हमने तो यहाँ पे लिख लिए हैं, तो हम इसकी बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आप भी अपनी कॉपी में ये एज ए नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, EVM का निर्माण इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। हाँ जी, सही है ये। ठीक है, EVM का निर्माण इन दोनों कंपनीज ने मिलकर किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, EVM का आविष्कार 1980 में MB हनीफा ने किया था। ठीक है, ये 4 फैक्ट हैं, कोई भी फैक्ट इसमें से रिपीट हो सकता है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। हम भूलते हैं ये फैक्ट, मैं भी भूलती हूँ, आप भी भूलते होंगे, लेकिन जब हम उन्हें कहीं पे लिख लेते हैं ना और बार बार रिवाइज करते हैं, तो एग्ज़ाम में हमें वो याद आ जाता है और 1 मार्क्स 2 मार्क्स का हमें फ़ायदा हो जाता है। ठीक है,
मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जो भी PYQ मैं पढ़ रही हूँ, जो मुझे आते हैं वो ठीक है, जो मुझे नहीं आते मैं वो उसको लिख लेती हूँ और उसकी ही बार बार रिवीजन करती हूँ और इसका बेनिफिट भी मिलता है। ठीक है, अगर 20 क्वेश्चन आए हैं, अगर 20 क्वेश्चन पॉलिटी के आए हैं तो 15 to 16 क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सही होंगे। ठीक है, बस टॉपिक अच्छे से करके जाना है और साथ में उसके PYQ करके जाने हैं। ठीक है, तो ये आप अपनी नोटबुक में चाहे लिख लेना, चाहे याद कर लेना। और ये वीडियो देखने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, खाना खाते देख लो, सो के देख लो, ठीक है, कैसे भी देख सकते हो, है ना। स्पेशल बुक नहीं लेनी पड़ेगी आपको। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ये वीडियो चला लीजिए। ठीक है, 15 से 17 मिनट के बीच में आपके 1 ईयर के एक सब्जेक्ट का PYQ हो जाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और हम 2022 के PYQ करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी मुझे बताना, हम सब करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप बताते जाएंगे हम वैसे करते जाएंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।